Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So we are meeting after a long time. I hope you all are fine. कुछ ऑफिशियल रीजंस की वजह से मैं इतनी देर से क्लासेस नहीं ले पाया. अब से आई विल ट्राई कि क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस में जैसे आती हैं वैसे ही आती रहें. सो हम सोशियोलॉजी अपनी डिस्कस कर रहे थे. अपने सेकंड यूनिट में आई थिंक ये लास्ट ही टॉपिक था, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इसमें हमने एरिक्सन की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है. आज हमने करना है फ्रूड के बारे में ना, फ्रूड या फ्रेड जिसको बोलो. फ्रेड ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था, उसने क्या थ्योरी दी थी, उसकी क्या स्टेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. अगर आपने पहला लेक्चर इसका नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आने वाली. ठीक है, ऑल्दो मैं रिवाइज करवा दूंगा एरिक्सन वाला कंसेप्ट भी, बट क्लियरिटी नहीं आ पाएगी. तो पहले वो देख लो. नियर अबाउट 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे और एरिक्सन वाला कंसेप्ट हमने समझ लिया था. ठीक है, तो बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे कि ऐसे ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है चाइल्ड से टिल डेथ तक. ठीक है, उसकी क्या डिफरेंट स्टेजेस और जो थ्योरीज इन्वॉल्व हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, एरिक्सन के बारे में हमने पढ़ा था. एरिक्सन कौन था? एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जर्मनी में बोर्न, अमेरिकन में काम किया इसने. ठीक है, इसने बताई थी कि 8 स्टेजेस है ना, 8 स्टेजेस बताई थी. किसने? एरिक्सन ने बताई थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में 8 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. सारी स्टेजेस हमने डिस्कस करी थी, बार बार नहीं बताऊंगा. इसमें जो पहली 5 स्टेजेस थी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो चाइल्डहुड से यंग एज एडोलसेंट वगैरह तक डील करती थी. उसके बाद जो लास्ट 3 स्टेजेस थी वो ओल्ड एज ओरिएंटेड थी, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. मेनली डेवलपमेंट पहली 5 स्टेजेस में ही होती है. ठीक है, और बेसिकली एरिक्सन का जो कंसेप्ट था वो था साइको सोशल डेवलपमेंट. मैंने आपको ये बताया था दोनों ही साइको एनालिस्ट हैं. क्या है? साइको एनालिस्ट, मतलब जो हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं. बट जो हमारे एरिक्सन साहब थे ना, वो क्या है? वो बेसिकली है साइको सोशल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था. मतलब हमारी साइकोलॉजी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से किस तरह से बन जाती है, दैट इज साइको सोशल डेवलपमेंट. बट फ्रॉइड का जो कंसेप्ट है ना, फ्रॉइड का जो कंसेप्ट है वो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में. ठीक है, ये बेसिकली ना मतलब सोसाइटी का इन्फ्लुएंस लेके नहीं चल रहे, इंडिविजुअलिस्टिक जो बायोलॉजिकली बात करने की ज्यादा कोशिश करें. तो साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो बेसिकली फ्रॉइड ने दिया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. मतलब ये मेन आपको डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो, जब हमने एरिक्सन की डिफरेंट थीरीज पढ़ी थी, हमने ये चीज देखा था कि सोसाइटी किस किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्टेज में जैसे स्कूल में जिस एटमॉस्फेयर में बच्चे पढ़ेंगे वो उसी तरह से ग्रो करेंगे. तो बेसिकली वहां पर सोसाइटी, टीचिंग, इन सब का इंपैक्ट था. यहाँ पर फ्रॉइड के कंसेप्ट में जब इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा यहाँ पर सोसाइटी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं लिया जा रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है. देखो, बेसिकली मैं आपको थोड़ा ना ओवरव्यू दे देता हूँ. जो फ्रॉइड है ना, फ्रॉइड जिन्हें कहते हैं फ्रॉइड, इनको फादर ऑफ, देखो इनको लिए याद रखना, इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस. किसके फादर बोला जाता है? साइको एनालिसिस या साइकेट्री के भी फादर इन्हीं को बोला जाता है. ये पॉइंट तो आपने याद रखना है. फादर ऑफ साइको एनालिसिस या फादर ऑफ साइकेट्री किसको कहा जाता है? फ्रॉइड को कहा जाता है. इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ये भी याद रखना है. इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी, इनकी स्टेटमेंट है कि जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो सिंपल नहीं है. ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है. ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज वेरी कम्प्लेक्स, ये इन्होंने कहा था. और उसका कोई एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ह्यूमन पर्सनैलिटी में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं और ये बहुत कम्प्लेक्स कंसेप्ट है. ये किसने कहा था? ये फ्रॉइड ने कहा था. ये चीज आपने याद रखनी. ठीक है, देखो जो हम यहाँ पर फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, हमें दो चीजें हैं जिन पे मेनली हमें फोकस करना है. ठीक है, वो कौन सी 2 चीजें हैं? सबसे पहले डिफरेंट स्टेजेस. जैसे हमने एरिक्सन के टाइम पे 8 स्टेजेस पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर भी कुछ स्टेजेस हैं, बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन लाया होगा कि कितने स्टेजेस हैं. तो वो पढ़ना है हमने कि कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में. एक तो हमें यहाँ पर स्टेजेस पढ़नी है, और दूसरा इसके जो थ्योरी है ना उसमें हमें एक चीज और पढ़नी है, एक कंसेप्ट पढ़ना है. किसका? इड, ईगो और सुपर ईगो. ऑल्दो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अभी पॉज करके बताओ, मैं देखता हूँ आप कितना पढ़ते हो. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये कंसेप्ट मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था. मैंने इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और इतने दिन में आपकी क्लासेस नहीं ले पाया. आई होप आपने जितना भी पीछे वाला पेंडिंग था वो सारा कवर कर लिया होगा. तो अब आपका कोई पेंडिंग बचता नहीं होगा. अगर अभी भी बचता है तो जल्दी कवर कर लो. और मुझे कमेंट सेक्शन में मैं गो थ्रू कर रहा था, बच्चे कुछ बोल रहे हैं जिन्होंने नए फॉर्म भरे हैं अभी जब डेट एक्सटेंड हुई थी. तो देखो कोई बात नहीं है, आप लेक्चर्स तो यहीं यूट्यूब में पढ़ा, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और स्टार्टिंग में तेज तेज करके यहाँ तक पहुंच जाओ, और धीरे धीरे हम आगे यहाँ से कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 7. मतलब हमने समझ लिया कि हमने 2 चीजें यहाँ पे पढ़नी है, एक स्टेजेस और इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट यहाँ पर समझना है फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट में. द कंसेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर प्रपोज्ड बाय डैश इन हिज साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. तो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में
ईड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट किसने प्रपोज करा था हमें बताना है। फ्रूड ने करा था, एरिक्सन ने करा था, स्किनर ने करा था, या पिजेट या पाइजेट जो भी है इन्होंने करा था। तो किसने करा था ईड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट प्रपोज? ये करा था फ्रूड ने। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। देखो ऑल्दो मैंने ये पढ़ाया भी है, बट मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से भी इसको समझाऊंगा। ईड, ईगो और सुपर ईगो ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो जो ईड है ना, ईड बेसिकली डील करता है हमारी एग्रेसिव इंपल्सिव डिजायर्स के बारे में। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद्दी होता है, उसको कोई चीज चाहिए, उसको चाहिए ही चाहिए, उसको कोई पता नहीं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो उसके लिए अच्छी है भी है या नहीं है, वो कोई मॉरल वैल्यूज को लेके नहीं चलेगा। तो मतलब एक जो बच्चा जिद करता है ना, वो बेसिकली कंसेप्ट आता है ईड में, ठीक है। मतलब ईड वो कंसेप्ट होता है, मतलब इसको बहुत मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव, जैसे ही चाइल्ड बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद जो उसके दिमाग में आता है ना कंसेप्ट डिजायर्स को रिलेटेड, वो ईड ही होता है, ठीक है। मतलब सिंस बर्थ ये चीज होती है, ये ह्यूमन पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। देखो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑल्सो वेरी जिद्दी, ठीक है, मुझे भी कोई चीज चाहिए थी, चाहिए ही थी, वो मुझे चाहिए ही है। बट अब टाइम के साथ आपको पता है जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी ईड जो है वो छूटती जाती है। तो ईड बिल्कुल सिंस बर्थ वाली चीज होती है। जैसे ही आपका बर्थ होता है आपके दिमाग में ईड वाली चीज कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है, एक एग्रेसिव नेचर होना, एक एग्रेसिव चिल्ड्रन डिजायर जिसको कहते हैं ना, बेसिकली वो चीज है ईड। जैसे मैंने आपको टॉय की एग्जांपल ली थी, तीनों में डिफरेंस बताया था कि अगर एक बच्चा जो है आप उसको टॉय शॉप में लेके जाओ, बिल्कुल छोटी एज का, तो वो जिद करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो ले लेगा, वो ये नहीं सोचेगा उसके मदर फादर के पास पैसे नहीं है, दिस काइंड ऑफ। ये मैच्योरिटी का लेवल सुपर ईगो में जाके आता है, ठीक है। ईगो इन दोनों का मिड पार्ट है, ये चीज याद रखना। ईगो इन दोनों का मिड पार्ट है। ना पर्सन को ज्यादा इंपल्सिव होना चाहिए कि मुझे जिद्दी होना चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, और ना ही पर्सन को बहुत ज्यादा मॉरली सोचना चाहिए। तो उन दोनों के बीच में ईगो चीज आती है। तो ईड बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ईड क्या होता है, एक जिद्दी पर्सन का होना। चाइल्ड के साथ ये आपकी पर्सनैलिटी में आता है, जब आपका बर्थ होता है तब से ही होता है ये आपकी पर्सनैलिटी में, कि आपके अंदर एक जिद होती है टुवर्ड्स एक्वायरिंग समथिंग। आपको कोई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, बट आपको वो चीज चाहिए चाहिए, दैट इज इट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ईगो। ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में, ये बेसिकली रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? रियलिटी प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर ना आप थोड़ा बहुत सोच के, यहाँ पर बेसिकली आप क्या करते हो, इड जो है आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट प्लेजर के लिए इड माना जाता है कि आपको अभी चाहिए भाई, अभी ही चाहिए मुझे, दैट इज इड, ठीक है। बट ईगो में आप पता क्या करते हो, ईगो में आप ना ये इंस्टेंट प्लेजर को थोड़ा डिले करते हो कि भाई मैं ले लूंगा, ठीक है, भाई मैं ये चीज एक्वायर कर लूंगा। तो थोड़ा थोड़ा जब आप डिले करना शुरू हो जाते हो ना, तो वो चीजें आ जाती हैं कहां पर, ईगो में। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हो तो यू आर लाइक कि मतलब मेरे को अभी चाहिए छोटे होते, बट जब आप खुद कमाना शुरू कर देते हो तो आप अपनी पर्सनल चीज, किसी की चीज को तो आप वैसे करवा दोगे उनको अफोर्ड, बट खुद की चीज को आप थोड़ा थोड़ा डिले करते रहते हो, यार मैं बाद में ले लूंगा, अभी फोन चल रहा है तो चलने देते हैं, बाद में नया ले लो। तो बेसिकली ये चीजें आती हैं, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो मतलब आप अपनी इड को क्या कर रहे हो, इड को थोड़ा डिले कर रहे हो, आप अपनी इंस्टेंट प्लेजर को डिले कर रहे हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ईगो, ठीक है। बेसिकली ईगो जो है बेसिकली ये बैलेंस बनाती है इड और सुपर ईगो के बीच में। इड जो है वो आपकी इंपल्सिव नीड है, ध्यान सुनो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ईगो जो है वो बैलेंस बना रहा है इड और सुपर ईगो में, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो ईगो है वो बैलेंस बना रहा है किसके बीच में, हमारी इंपल्सिव नीड में, हमारी इंपल्सिव नीड में बैलेंस बना रहा है। और दूसरी कौन सी, सुपर ईगो, पता क्या होता है, सुपर ईगो मोस्ट प्रैक्टिकल या मोस्ट रियलिटी या मॉरल वैल्यूज, सुपर ईगो के लिए मॉरल वैल्यूज भी यूज होता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है ईगो। इंपल्सिव नीड मतलब अभी चाहिए भाई, कोई लेना देना नहीं, इससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज इंपल्सिव नीड। ईगो जो है इंपल्सिव नीड और मॉरल वैल्यूज, बहुत सोच समझ के मॉरली देख दूख के जब आप कुछ रिएक्ट करते हो तो वो मॉरल, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है दैट इज ईगो, ठीक है। पर्सन शुड बी ईगो, शुड हैव ईगो। अब ये वो ईगो तो नहीं आ गई ना, तो ये यहाँ पर आपको ईगो का कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो को मॉरल मास्टर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, मॉरल गुरु भी कहते हैं। मतलब जब आप कोई भी चीज जो है मॉरली होकर देखते हो, देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमने सोशलाइजेशन पढ़ा है, सोशलाइजेशन की वजह से हमारी मॉरल और एथिकल वैल्यू हमारे अंदर इंटरनलाइज हो जाती है। उसके बाद हम कोई भी जब डिसीजन लेना हो तो हम बहुत मॉरली होके उस डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये फ्रूड ने कंसेप्ट दिया, एक्सेप्शंस होती हैं। अब आप ये नहीं मतलब बोल सकते ना कि ऐसे सर ऐसे कैसे चलता है, ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है। देयर आर एग्जांपल्स की
आप मॉरल सुपर ईगो अभी भी नहीं आती, कुछ लोग 30s के 25 के पहुंच जाते हैं, वो अभी भी इड फेज में ही होते हैं, ठीक है, चाहिए तो चाहिए चाहिए, जिद्दी काइंड ऑफ। तो मतलब बेसिकली क्या है कि सुपर ईगो कैसे आती है, बाय सोशलाइजेशन। धीरे धीरे हम सोशलाइज होते हैं, हमारे दिमाग में जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज हैं वो इनकलकेट इंटरनलाइज होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए हम सुपर ईगो को मास्टर, मॉरल मास्टर या मॉरल गुरु भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट। इड इंपल्सिव नेचर होता है, बाय बर्थ होता है, ठीक है, उसमें कोई भी मॉरल वैल्यूज पे फोकस वगैरह नहीं होता है। ईगो में क्या होता है, ये उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, हमारी इंपल्सिव नीड और मॉरल वैल्यूज के बीच में ये एक रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और उसके बाद सुपर ईगो आ जाती है तो बिल्कुल मॉरली एक डिसीजन या कोई चीज चाहिए, मॉरल वैल्यूज चेक करके तो वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉय शॉप में जाता हूँ, मुझे कुछ लेना है और मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखता हूँ कि मेरे फादर जो हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे, कैसे लेंगे, ये सब आ जाता है कहाँ पर, ये सारा सुपर ईगो में आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया ना। हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन। भाई कहाँ पढ़ा है मैंने ये काम, ये किसका काम था, ये ईगो का काम था, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ईगो का काम है ना। ईगो बेसिकली बैलेंस बनाती है प्लेजर पेन के बीच में। ईगो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईगो इट इज कंसर्न विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड्स एंड अर्जीज। भाई ये काम किसका है, ये ईड का काम है। बेसिकली ये स्टेटमेंट इंटरचेंज कर गया। ईड जो है ये कंसर्न है विद इंस्टेंट प्लेजर के लिए ना, जो हमारी बेसिकल फिजिकल नीड्स है वो इंस्टेंटली पूरी है, उसके लिए ईड रिस्पॉन्सिबल है। ईगो जो है वो एक बैलेंस बनाता है। तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि ये इंटरचेंज हो चुकी हैं, ठीक है। सुपर ईगो इट इज कंसर्न विद सोशल रूल्स एंड मॉरल्स। सोशल रूल्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग काम करना, मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो वो सुपर ईगो होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 3, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया, फिर एग्जाम में चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, चाहे स्टैटिक पोर्शन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, वन लाइनर है, आप उसको इजिली जो है वो टैकल कर सकते हो। सो कंसेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉरल मास्टर और मॉरल गुरु ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का मॉरल मास्टर या मॉरल गुरु किसे कहा जाता है, इड, ईगो, सुपर ईगो या ऑल, तो किसको कहा जाता है। सर यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, सुपर ईगो इज द करेक्ट आंसर। तो सुपर ईगो को ही मॉरल मास्टर या मॉरल गुरु कहा जाता है हमारी पर्सनैलिटी का, ठीक है। देखो यार, ना तो इड अच्छी है, इंस्टेंट डिजायर, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ, ना ही सुपर ईगो अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे मतलब मॉरली हो जाए। दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के हमेशा काम करना है। कोई भी चीज़ हो ना उसमें बैलेंस बनाए। फॉर एग्जांपल इन योर स्टडीज ऑल्सो यू शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो 70-80 जगह से पढ़े जा रहे हो, ठीक है, कोई स्मार्ट वर्क है नहीं है, किस तरह से करना है, किस तरह कोई चीज़ों को रिवाइज करना है, तो ये भी चीज़ें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ऑल्दो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जैसा मर्जी पढ़ाता हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट द थिंग इज दैट वन ऑफ माई जूनियर्स, ठीक है, 1 or 2 ऑफ माई जूनियर्स, मैं आपको उनकी बात बताता हूँ, सुपरवाइजर की ही वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी टाइम में मेरे जूनियर थे। उनका मुझे कॉल आता है, उन्होंने मुझे, मैं आपके साथ ये इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। उनका मुझे कॉल आता है और मुझे बोलते हैं कि उन्होंने कहीं पर कोर्स लिया किसी चैनल से, बट वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उन्होंने अपने बोल रहे थे मनी वेस्ट कर दिया हमने वहाँ पर। तो देखो मैं आपको ये नहीं बोलता कि सिर्फ यहाँ से पढ़ो, आपने अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए, आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्या पता यहाँ पर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हो तो आप कहीं से कवर कर सकते हो, बट आप थोड़ा सोच समझ के पढ़ा करें। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती है उन पे फोकस करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो सकता वो कंसेप्ट पढ़ना इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस के बाद एक्स्ट्रा क्या करना है वो बाद की बात आती है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें मेंशन है आपने उनको कवर करना है, उसके बाहर वाली चीज़ें पढ़ने का इतना फायदा होता नहीं है। वो 1-2 क्वेश्चन के पीछे ना आप 10 क्वेश्चन के पीछे आप 110 क्वेश्चन को खराब नहीं कर सकते। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना, इसी तरह से तैयारी की जाती है। सबसे पहले सिलेबस में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कवर करो। ऐसे ही अननेसेसरी 15-20 जगह से पढ़ना और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ना जो मतलब है ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते एग्जाम के लिए, वैसा मत करना। थोड़ा स्मार्टली काम करना और मेहनत करना, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ इड। देखो अब इड को चलाने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ ड्राइविंग फोर्सेज हैं जो इड को चलाने में काम करते हैं। ड्राइविंग फोर्सेज होती है जो मतलब आपको ड्राइव करते हैं टुवर्ड्स समथिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं मोटिवेट करता हूं तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि सर के जो मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं टुवर्ड्स आवर प्रिपरेशन, तो ऐसा होता है ड्राइविंग फोर्स का कंसेप्ट। ऑल्दो मैं इतना मोटिवेट करता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ इड। कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्सेज हैं इड की, सुपर ईगो, एरोस, थैनोटोस,
ठीक है, थैनाटोस जिसे कहते हैं, बोथ बी एंड सी। तो इसमें क्या देखो, सुपर ईगो तो ईड को कोई नहीं करता ना, ड्राइविंग फोर्स तो सुपर ईगो हो ही नहीं सकती ईड की, सुपर ईगो मॉरली आ गया, ईड जो है वो इंपल्सिव नेचर है, अभी अभी चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन बी एंड सी है, एरोज एंड थैनाटोस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में यार गलती हो सकती है क्योंकि ये पता नहीं कैसे बोलते हैं इनको। एरोज की बात करें, देखो बेसिकली इनको बोलते हैं लाइफ फोर्सेस, ठीक है। देखो ये फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्सेस है जो ईड को चलाती है, तो एरोज को बोलते हैं लाइफ फोर्सेस। लाइफ फोर्सेस बेसिकली ये सर्वाइविंग नेचर, इनको ना लाइफ फोर्सेस बोलते हैं, बेसिकली ये सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट सर्वाइवल के लिए। मैं आपको बताता हूँ ये कंसेप्ट, पहले समझ लो। एरोज को बोलते हैं लाइफ फोर्सेस और थैनाटोस को बोलते हैं डेथ फोर्सेस। क्या बोलते हैं? डेथ फोर्सेस। डेथ फोर्सेस बोलते हैं, इंस्टिंक्ट फोर्स भी कहते हैं, इंस्टिंक्ट भी कहते हैं इसको, इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, या डेथ फोर्सेस कहते हैं किसको? थैनाटोस को, ठीक है। अब देखो जो थैनाटोस है ना, बेसिकली डेथ फोर्सेस मतलब ये डिस्ट्रक्शन वाली चीजों में लेके जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंपल्सिव ये चीजें आती हैं, आपको वायलेंस वाली चीजें आती हैं, आप कुछ ऐसा आपके अंदर सपोज करना, बेसिकली ईड है क्या? ईड है आपका एक एग्रेसिव काइंड ऑफ चीज, कि आपको अभी ये चीज चाहिए। अगर इसकी वजह से वायलेंस आता है, एग्रेशन आता है, हेट आता है, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब वो कौन सा ड्राइविंग फैक्टर है? थैनाटोस, ये याद रखना, ठीक है। और अगर सर्वाइविंग चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल डिजायर्स आती है, कुछ पेन अवॉइडेंस वाली चीजें आती हैं, तो मतलब थोड़ा पॉजिटिव वाला आ गया, तो वो आ गया एरोज में, ठीक है। ये आ गया लाइफ फोर्स, ये आ गया डेथ फोर्स। डेथ फोर्स मतलब जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे वायलेंस होने की वजह, आपका एग्रेशन आ जाना, हेट आ जाना, ये सारी चीजें कहाँ से डेवलप होती हैं? ये थैनाटोस से डेवलप होती हैं। तो बेसिकली ये दोनों ड्राइविंग फोर्सेस हैं किसकी? ईड की। इतना डीप वैसे जाएगा नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एरोज जो है वो लाइफ फोर्सेस के साथ डील करता है, जिसमें सेक्सुअल डिजायर्स आपकी आ जाती है, रिप्रोडक्शन डिजायर्स आ जाते हैं, पेन अवॉइडेंस वगैरह आ जाता है, और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सर्वाइवल के लिए। और जो थैनाटोस हैं वो डेथ फोर्सेस आ जाती हैं, जो बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ लेके जाती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर वायलेंस, एग्रेशन और हेट काइंड ऑफ थिंग्स। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। Moving towards question number 11, which of the following is a stage of psychosexual development given by फ्रूड? अब आ गया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्रेड के द्वारा जो भी आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। देखो यार, मैं खुद इसको प्रोनाउंस करते वक्त बार बार कभी फ्रूड बोल रहा हूँ, कभी फ्रेड बोल रहा हूँ, तो इसको कुछ भी बोलते हैं, कुछ फ्रूड बोलते हैं, कुछ फ्रेड बोलते हैं, तो कोई भी एक यूज कर लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रूड? तो फ्रूड ने जो कंसेप्ट दिया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का, उसमें इनमें से कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है ना? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं? देखो, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, या ऑल ऑफ द अबव। देखो फ्रेड ने जो कंसेप्ट दिया था उसमें 5 स्टेजेस, जैसे एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी ना साइको सोशल डेवलपमेंट की, इसने कितनी स्टेजेस दी हैं? 5 स्टेजेस, जिसमें पहली स्टेज है ओरल स्टेज। लाइन वाइज सुनो, पहली है ओरल, सेकंड इज एनल, थर्ड इज फैलिक स्टेज, फोर्थ वन इज लेटेंसी स्टेज, ठीक है। फोर्थ वन कौन सी है? लेटेंसी। इसका आंसर डी है, क्योंकि ये चार ही स्टेजेस हैं। देन वी हैव लेटेंसी स्टेज, द लास्ट वन इज जेनिटल स्टेज। कौन सी स्टेज है? जेनिटल स्टेज, ठीक है। इसमें कुछ इतना पढ़ने वाला नहीं, अभी हम क्लियर कर लेंगे। ओरल स्टेज पहली है, एनल, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। देखो ओरल स्टेज मतलब वो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट स्टेज, जैसे एरिक्सन की थी, 0 से मतलब जैसे बर्थ होता है वहां से 1.5 साल तक की उम्र ना, ओरल स्टेज, ठीक है, जहां पर ईड वाली फीलिंग होती है आपकी, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, बेसिकली हम इन स्टेजेस में पढ़ेंगे कि जो एक चाइल्ड होगा उसको प्लेजर कैसे मिलेगा, ठीक है, उसको प्लेजर कहां से मिलेगा। ओरल स्टेज में 0 से 1.5 साल की उम्र में, बर्थ से 1.5 साल की उम्र में जो बच्चा होता है उसको मेन प्लेजर मिलता है थ्रू माउथ, ठीक है, माउथ, मुंह के थ्रू ही उसको प्लेजर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर वो दूध पिएगा तो मुंह के थ्रू मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो 1.5 साल तक का बच्चा होगा, देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप में से बहुत सारी मदर्स भी होंगी और उनको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा कि जो 1.5 साल तक का बच्चा होता है वो कोई भी चीज़ अगर उसको मिलती है ना उसको मुंह में डाल देता है, ठीक है, यही करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कभी अपना हैंड मुंह में डालेगा, कभी कोई टी शर्ट अगर वो पहनी है वही मुंह में डाल रहा होगा, कोई टॉय मुंह में डाल रहा होगा, तो बेसिकली उसको जो मेन प्लेजर है वो किसके थ्रू मिलता है? माउथ के थ्रू मिलता है। वो कौन सी स्टेज आ जाती है? हमारी ओरल स्टेज, 0 से 1.5 साल। और मैंने आपको एरिक्सन के स्टेजेस के में भी ये चीज़ बताई थी कि हर एक स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर कोई स्टेज स्किप हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओरल स्टेज जो है वो प्रॉपरली नहीं होती है, इसके कॉन्सिक्वेंस में आपने देखा होगा ना, कुछ बड़े हो जाते हैं बच्चे और उनको आदत पड़ जाती है थंब सकिंग की, ठीक है, थंब सकिंग की आदत पड़ जाए, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली। अगर ओरल स्टेज प्रॉपरली नहीं हुई है तो थंब सकिंग या कुछ नेल बाइटिंग करते हैं, आप में से भी कुछ नेल बाइटिंग करते होंगे, तो बेसिकली ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आती है, ठीक है। ये लड़के तो ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं मतलब अपनी लोकेलिटी में ही एक लड़का है, तो वो मैंने देखा है कि वो काफ़ी एज तक ना, नियर अबाउट मतलब 18 की एज तक भी वो थंब सकिंग करता था।
तो बेसिकली क्या है कि ये एक मतलब अगर आपकी ओरल स्टेज पर्टिकुलरली डेवलप नहीं हुई है तो थंब सकिंग जो है ये उसका कॉन्सिक्वेंस आ रही है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मुझे पता है कि लेक्चर सिर्फ लड़कियां ही देख रही हैं सुपरवाइजर की, अदरवाइज मेरे घर पहुंच जाना था उसने। ठीक है, तो ओरल स्टेज जो होती है वो 1.5 साल तक की उम्र है, जहां पर क्या होता है बेसिकली हर चीज़ माउथ में डालने से बच्चे को प्लेजर मिलता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वो दूध लेता है, जैसे वो कई बार अपनी कपड़े ही मुंह में डाल देता है, ये सारे आ जाते हैं ओरल स्टेज में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनल स्टेज 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक मान लो ये एनल स्टेज होती है चाइल्ड की। एनल स्टेज में जैसे वहां पर हमने पढ़ा था ना टॉयलेट ट्रेनिंग, तो टॉयलेट ट्रेनिंग से बच्चे को जो है वो क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है, दैट इज नोन एज एनल स्टेज। 1.5 से 3 साल की उम्र, तो एनल स्टेज में आपने ये याद रखना है, टॉयलेट ट्रेनिंग से ही बच्चे को प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद आ गया फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज आ गया 3 से 5 साल की उम्र ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 साल की उम्र जो है ये कौन सी स्टेज है, फैलिक स्टेज। ठीक है, यहां पर बेसिकली इस कंसेप्ट जो यहां पर दिया था फ्रूट, इसी के लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया, सोसाइटी का रोल नहीं रखा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। देखो होता क्या है, इसने कहा कि 3 से 5 साल की उम्र में जो बच्चा होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉय चाइल्ड होगा, उसकी अट्रैक्शन होती है मदर साइड, ठीक है, और अगर वो गर्ल चाइल्ड होगी उसकी अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स फादर साइड। और इसने ना इसको सेक्सुअल अट्रैक्शन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब पता नहीं इसने किस सेंस में बोला, बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस एज में सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है वो नहीं हो सकती। तो बेसिकली फैलिक स्टेज में 3 से 5 साल की उम्र में अगर एक बेबी बॉय है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स मदर, और अगर ये बेबी गर्ल है तो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स फादर। ठीक है, इसने इसको सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है उसके साथ काइंड ऑफ जोड़ लिया था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसने सोसाइटी का कोई रोल ही नहीं रखा इसमें। ठीक है, कि सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है, उसको सिखाया जाए काइंड ऑफ थिंग, ये इसने नहीं रखा। तो फैलिक स्टेज 3 से 5 साल की उम्र है, ये आपने याद रखा। ठीक है, लेटेंसी स्टेज 5 साल से 12 साल की उम्र जो है दैट इज नोन एज लेटेंसी स्टेज। इसमें बच्चे को कैसे प्लेजर मिलता है, इसमें बच्चे को खुशी मिलती है खेलने से। ठीक है, ये उम्र है खेल कूद वाली, इसके बाद टेंशन है स्टार्ट। ठीक है, टीन एज के बाद टेंशन है स्टार्ट। तो 5 से 12 साल की उम्र जो है इसमें बच्चे को खुशी मिलती है बाय प्लेइंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो ये आ जाती है हमारी लेटेंसी स्टेज में। देखो ये चीजें याद रखो कि स्टेज में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी वो आप एग्जाम में मार्क कर लोगे। नेक्स्ट इज जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज मतलब 12 साल से ऊपर वाली उम्र जो आ गई वो आ गई हमारी लास्ट स्टेज जेनिटल स्टेज में। इसमें बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, अब वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसके बाद जो होगा आप सबको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, तो जेनिटल स्टेज वहां से आ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने पढ़ा देयर आर 5 स्टेजेस इन फ्लूइड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और एंड देयर आर 8 स्टेजेस इन एरिक्सन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फ्लूइड के कंसेप्ट में हमने 5 स्टेज कौन सी पढ़ी, फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज, देन एनल, देन फैलिक, देन लेटेंसी, देन जेनिटल। फर्स्ट स्टेज इज फ्रॉम 0 to 1.5 ईयर्स, देन 1.5 to 3 ईयर्स, 3 से 5, 5 से 12 और 12 प्लस। ठीक है, ओरल स्टेज में जस्ट मेन प्लेजर इज बाय माउथ, वहां से वो चीजें इनकलकेट करता है, तो वहीं से है। एनल स्टेज में इट इज ऑल अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग काइंड ऑफ, वहां से प्लेजर मिलता है। फैलिक स्टेज में जो बेबी बॉय होगा गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर मदर, और जो बच्ची होगी वो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द फादर। ठीक है, ये आपने याद है। लेटेंसी स्टेज में ऑल अबाउट प्लेइंग काइंड ऑफ थिंग्स, और जेनिटल स्टेज में अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होती है, तो ये किस में आता है, जेनिटल स्टेज में। तो ये डिफरेंट स्टेजेस, देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, क्या पता इतना इजी पूछ ले कि कितनी स्टेजेस हैं फ्लूइड के कंसेप्ट में ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व, 5 स्टेजेस, और क्या पता इनमें से किसी फैलिक स्टेज के बारे में कुछ पूछ ले, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और आई होप जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ एक नोटबुक साथ लेके कुछ लिख भी रहे होते हो आप, ये नहीं कि सिर्फ सुने जा रहे हो। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताऊं, मैं यहाँ पर कुछ लिख के नहीं लाता हूं ना सामने, बट जो मैं हर एक वर्ड बोल रहा होता हूं ना वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में। ऑल्दो बाकी कुछ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किए, जैसे स्कीम्स था उसमें लिखने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी मैक्सिमम लिखा जाता, बट यहाँ पर एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत चीजें आपको बोल के बता रहा हूँ, तो वो चीजें आपके लिखना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितनी देर एक सुनी हुई चीज याद कर सकते हो, या तो बार बार लेक्चर देखोगे, लेक्चर भी 1-2 बार देखोगे, कितनी बार देखोगे, तो इसके अच्छा आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हु गेव साइको सोशल स्टेजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो किसने साइको सोशल थ्योरी दी थी, ये याद रखना, साइको सोशल साइको सेक्सुअल, कंफ्यूज मत होना। एरिक्सन, फ्रूड, कार्ल स्ट्रोगर्स या नन। तो किसने दी है, साइको सोशल पूछा है तो एरिक्सन ने दी है, अगर साइको सेक्सुअल पूछा था तो हम फ्रूड पे मार्क करते। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और ऑडिपस कम्प्लेक्स जो है इसका कंसेप्ट किसने दिया है। ठीक है, सिगमंड फ्रूड ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, दोनों ने दिया है, या नन ऑफ द अबव। भाई आप बोलोगे सर आप फ्रूड ही पढ़ाए तो आज सब फ्रूड ही होगा, तो सिगमंड
फ्रूड ने ही ये कंसेप्ट दिया है बेसिकली। देखो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स और ऑडिपस कम्प्लेक्स होता क्या, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर ना बेसिकली क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम सब ने ये चीज़ देखी है, एक जो बच्चा होता है ना, बेबी बॉय होता है, फॉर एग्जाम्पल एक घर में जो मेल बच्चा होता है उसकी अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द मदर, मतलब एक सेंस ऑफ अफेक्शन। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्सुअल अट्रैक्शन को काट दो, वो तो ऊपर कंसेप्ट था उसका फ्रूड का और उसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। बट आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि एक जो मेल बॉय होता है घर पे, उसकी जो अफेक्शन होती है, अफेक्शन इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो अफेक्शन होती है टुवर्ड्स द मदर, ये पॉइंट आपने याद रखना। और एक गर्ल जो होती है उसकी अफेक्शन होती है टुवर्ड्स फादर, ये होती है ना, आपने ये चीज़ तो आपने डेली लाइफ में नोटिस करी होगी। और अब जैसे जैसे एक घर में मेल बॉय जो है वो बड़ा होता जाता है तो देखा जाता है कि उसका ना फादर के प्रति, मेल बॉय का फादर के प्रति थोड़ा राइवलरी वाला नेचर आता जाता है, ठीक है, थोड़े झगड़े होते हैं ना, बेटे के पापा के साथ बड़े झगड़े होते हैं और बेटी की मदर के साथ बड़े झगड़े होते हैं, ठीक है, तो राइवलरी वाला नेचर, ये बेसिकली कंसेप्ट एक्सप्लेन करा था फ्रूड ने इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कम्प्लेक्स में। आई होप आप इस चीज़ से एग्री करते हो, ये थोड़ा बहुत होता है, मैक्सिमम जगह पे देखा जाता है, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। तो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में फादर के लिए, ध्यान से सुनो, फादर के लिए सेंस ऑफ अफेक्शन होती है बाय गर्ल, गर्ल जो होती है, गर्ल चाइल्ड जो होता है वो फादर के लिए क्या होती है, उसको अफेक्शन होती है, फादर के लिए अफेक्शन होती है गर्ल चाइल्ड को। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। और गर्ल चाइल्ड को फादर के लिए अगर अफेक्शन है तो मदर के लिए क्या होगी, मदर के लिए राइवलरी होगी, उसकी मदर के लिए क्या आ जाती है, राइवलरी, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। आपने देखा होगा घर पे जो मदर्स होती हैं उनका बेटों के प्रति ज्यादा होता है और बेटियों को चलती रहती है, इसी तरह पापा से बेटे को चलती रहती है और बेटियों के साथ अच्छा बॉन्ड रहता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में आपने ये याद रखना है, गर्ल की अफेक्शन होती है टुवर्ड्स फादर और राइवलरी होती है टुवर्ड्स मदर। इसी का उल्टा ऑडिपस, ऑडिपस में मेल बॉय की बात हो रही है होती है, तो बॉय की जो है सेंस ऑफ अफेक्शन होती है टुवर्ड्स मदर, मदर के लिए अफेक्शन होती है और फादर के लिए राइवलरी वाला नेचर होता है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप इलेक्ट्रा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, उल्टा लिख देगा तो कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में गर्ल की बात हो रही है, गर्ल की अफेक्शन टुवर्ड्स फादर एंड राइवलरी टुवर्ड्स मदर। ऑडिपस कम्प्लेक्स में बॉय की बात हो रही है, बॉय अफेक्शन टुवर्ड्स मदर एंड राइवलरी टुवर्ड्स फादर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना भी फ्रूड और एरिक्सन का कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया। एक चीज और साथ साथ बता देता हूँ, देखो बेसिकली ना हमने अभी 3 कंसेप्ट पढ़े, कौन से पढ़े, इड का, ठीक है, इड का पढ़ा ना, इड का पढ़ा हमने कंसेप्ट, और हमने पढ़ा ईगो, सुपर ईगो। अगर आपको कोई पूछ ले कि इड कब से आती है किसी चाइल्ड में, तो इड सिंस बर्थ आती है। तो फॉर ओरल स्टेज कौन सी, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, 0 से 1.5 साल की उम्र जो है ओरल स्टेज होती है, 1.5 से 3 साल मैंने आपको बताया एनल स्टेज होती है, और फैलिक स्टेज होती है 3 साल के बाद वाली, 3+ वाली स्टेज फैलिक स्टेज आ गई, ठीक है, 3 से 5, अगर बाकी 3 ही स्टेजेस कंसिडर करो तो 3 से बाद। ओरल स्टेज की अगर हम बात करें, इड जो है वो ओरल स्टेज में ही आ गई होती है, ठीक है, इड बाय बर्थ ही होती है, आपके अंदर इमीडिएटली चीज चाहिए। बच्चा देखो कितना जिद्दी होता है, ठीक है, तो ओरल, इसलिए किसी का बच्चा 10 मिनट 15 मिनट पास है तो खुशी मिलती है, उसके बाद ना इंसान दुखी हो जाता है। तो ओरल स्टेज जो होती है वो 0 से 1.5 साल की उम्र तक होती है, तो इड स्टेज बेसिकली आ गई। देन एनल स्टेज की बात करें, एनल स्टेज जो है बेसिकली इज अ काइंड ऑफ ईगो, यहाँ पर ना थोड़ी ईगो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ईगो काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया, एक बच्चा क्या करता है, वो बैलेंस बनाना शुरू हो जाता है अपनी मॉरल वगैरह, अभी तो उसको इतनी मॉरल वैल्यूज तो आई नहीं है वो, और थोड़ा जो इसके अंदर ईड है, जिद में, उसके बीच में बैलेंस बना। और जब फैलिक स्टेज आती है उसके बाद ही हमेशा सुपर ईगो स्टेज जो है धीरे धीरे वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे ईड स्टेज फैलिक स्टेज के बाद आती है, तो नहीं भाई ये गलत है, ईड जो है वो बस बर्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाती है ओरल स्टेज में। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा था, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में थोड़ा टिल्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, लकीर के फकीर बन के नहीं रहना ना, ऐसे बोलते हैं ना, लकीर के फकीर या फकीर के लकीर, ऐसा बन के नहीं रहना है। थोड़ा मतलब ना इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के आंसर जो है वो डाल दिए गए। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो थीरीज है मैं सोचा था, मैंने टीम मेंबर से भी बात करी है, तो यूनिट वाइज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट जो हमारा कंप्लीट है, तो फर्स्ट यूनिट की एक कंप्लीट PDF बना के सारे एमसीक्यूज उनके आंसर्स मार्क करके वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर दें। इसी तरह सेकंड यूनिट की भी आ जाएगी, और जो हमने लास्ट यूनिट जो है 6 यूनिट हमारा जो मैक्सिमम कवर हो गया, उसकी भी ऐसे बना के मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैं लिंक्स भी दिलवा दूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और सपोज करो आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वीडियो में यूट्यूब में पहुंच जाओगे। तो इस तरह का भी मैं कुछ करवा के आपको लिंक्स डाल के वो भिजवा दूंगा, टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये इनिशिएटिव है, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा ना मतलब ऐसे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाया करो कि क्या कवर करा। आप मुझे बताओ कि इन 6 दिनों में आपने पीछे वाला कितना सिलेबस कवर कर लिया, आप कहाँ पहुंचे हो अभी तक,
ठीक है, आप सुपरवाइजर का कौन से लेक्चर तक पहुंचे हो, कहाँ तक आपने सही तरह से कवर कर लिया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं किस तरह से क्या, तो वो लिखा करो ना कमेंट सेक्शन में। ऑल दो रिप्लाई नहीं आते मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि देखता नहीं है, कोई ना कोई तो देख ही रहा होता है और मुझे बता देता है अगर इंपॉर्टेंट कुछ हो, तो उसके रिलेटेड चीज़ों को हम अपनी जो है स्टडीज़ में इनकलकेट कर देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।